हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ देर में वैशाली और महक रेडी हो गए और अदिति के साथ बाहर घूमने गए। उनके जाते ही सिक्योरिटी हेड शेख ने तुरंत मृत्युंजय को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे मृत्युंजय का हाथ कीबोर्ड पर नाच रहा था। जैसे उसने शेख का कॉल देखा, उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया। बोलो शेख, क्या बात है? इस पर शेख ने कहा, सर वो बिप्लो सर, अदिति मैम, लेडी बॉस और वैशाली मैम बाहर गए। मैंने उनके साथ गार्ड्स भेजना चाहे तो बिप्लो सर ने मना कर दिया। लेकिन इतना कहने पर ही मृत्युंजय शेख पर बरस पड़ा। व्हाट नॉनसेंस, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर महक बिना सिक्योरिटी के सबके साथ घर से बाहर निकली कैसे? इस पर शेख ने कहा, सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने चुपके से उनके पीछे कुछ गार्ड भेज दिए। अगर कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। शेख की पूरी बात सुन मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ अब तक वो चारों मॉल पहुंच चुके थे। अदिति बड़ी बड़ी आंखों से पूरे मॉल देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें ज़्यादातर फुट फुट पर ही अटक रही थी। अदिति के कुछ कहने से पहले ही बिप्लो समझ गया। उसने अदिति को पीछे से खींचा और कहा, बनी, पहले हम शॉपिंग खत्म करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है? अदिति ने मासूम सा चेहरा बनाकर हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद वो सब लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए। महक और वैशाली अपने लिए कपड़े ढूंढ रहे। वहीं बिप्लो भी कुछ शर्ट देख रहा था। शर्ट देखते देखते बिप्लो की नज़र ड्रेस पर गई। उसने उनमें से ध्यान से 2 ड्रेस उठाई और महक और वैशाली के पास आते हुए बोला, आप दोनों ये ड्रेस ट्राई करके देखो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जाओ जाओ जल्दी चेंज कर। विप्लो ने उन दोनों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें ट्रायल रूम में की तरफ धक्का दे दिया। विप्लो अदिति के लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा था। इतनी देर में महक और वैशाली चेंज करके बाहर आए। उन दोनों को देख अदिति और दोनों मुस्कुरा दिए। इन कपड़ों में महक और वैशाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे। विप्लो ने अपने कॉलर ऊपर करते हुए कहा, मेरी पसंद कितनी अच्छी है, देखो आप दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे। इस पर वैशाली मुस्कुराते हुए बोले, हम तो पहले से ही खूबसूरत है। इस ड्रेस को पहन के खूबसूरती पर 4 चांद लग गई। थैंक यू। महक को भी वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। दोनों कुछ देर में वापस अपने कपड़े चेंज करके आ गए। वैशाली अपने लिए और कपड़े ढूंढ रही थी और महक मेंस एरिया में कुछ शर्ट और पैंट देख। महक को मेंस एरिया में देख विप्लो ने उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है भाभी, भैया के लिए यहाँ कपड़े देख रहे हैं? महक ने मुस्कुराकर नाम में सर हिला दिया और कहा, नहीं, वो दरअसल मैंने सिद्धू को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए कुछ कपड़े खरीद दूँ। कितना वक्त हो गया मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला था, सोचा आज आई हूँ तो यहीं से ले लूँ। इस पर विप्लो ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। मैं मास्टर का स्टूडेंट जो बन गया हूँ। अगर आप अपने भाई के लिए कपड़े ले रहे हैं तो आपको मेरी भी हेल्प करनी होगी भाभी। महक ने प्यार से हाँ में सर हिला दिया और विकल्प और सुधांशु दोनों के लिए कपड़े ढूंढने में लग गए। यहाँ दूसरी तरफ वैशाली अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी। तभी एक आदमी वहाँ पर आया और पीछे से वैशाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या बात है, तो तुम्हारे उस शहरिया पति ने तुमको एक ही दिन में घर से निकाल दिया? वैशाली की नज़र उस तरफ गई। वहाँ पर लल्लन खड़ा हुआ था। लल्लन को देख वैशाली की आंखें छोटी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको काशी विश्वनाथ का मंदिर याद नहीं? अब हमारी शादी हो गई है, हमारा पीछा छोड़ दो। वैशाली के बाद पर लल्लन बेशर्मी से बोला, अरे ऐसे कैसे पीछा छोड़ दे? कितने सालों से तुमको ही बीवी बनाने का सपना देखे हैं, इतनी आसानी से तो तुम्हारा पीछा छोड़ने से रहे। लल्लन ने अभी तक वैशाली का हाथ नहीं छोड़ा था, जिससे वैशाली का गुस्सा आ रहा था। उसने हाथ झटक दिया और कहा, चुपचाप यहाँ से जाओ और हमको हासिल करने की जिद छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया छोड़ने की नौबत आ जाए। लल्लन वैशाली को हाथ लगाने जा रहा था कि तभी वैशाली ने उसका हाथ मरोड़कर कमर के पीछे कर दिया और कहा, लगता है तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है का? कहा हमने तुमको हाथ मत लगाना, वरना यहीं के यहीं धर देंगे कान के नीचे। वैशाली भले ही दिखने में नाजुक से थी, लेकिन लड़ना उसको बहुत अच्छे से आता था। वो लल्लन पर भी भारी पड़ रही थी।
ये देख लल्लन ने अपने आदमियों को कहा, अब टुकुर टुकुर देखते रहोगे, फिर हमारे मरने का इंतजार है, अरे कुछ जल्दी कर। लल्लन के आदमियों ने तुरंत आकर वैशाली के चारों तरफ से घेर लिया। जब उन सबकी देखकर भी वैशाली के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं लगा। ये देखा लल्लन बोला, हम जानते थे कि ये सब तुम्हें हमें तरपाने के लिए कर रही हो, वरना तुम खुद हमारे साथ चलना चाहती हो, इसलिए तो तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं। अभी भी कह रहे हैं, वक्त है तुम्हारे पास, अपने उस सहरिया पति को छोड़ो और चलो हमारे साथ। लल्लन की बात पर वैशाली मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे साथ हम तो इस शहर का कुत्ता भी ब्याह करे, और हम इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे क्योंकि हमको तुम्हारे साथ आना है। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम शायद भूल चुके हो कि हमको भी तुम जैसे छिछोरे से बचने के लिए मामा जी पहले ही लखन और बाकी सबको हमारे साथ भेज चुके हैं। अरे ओ लाखन, अब का दर्शन दोगे या फिर यही खड़े रहने का इरादा है? जैसे ही वैशाली ने आवाज़ दी, लाखन और उसके आदमी जो वैशाली के साथ आए हुए थे, उन्होंने लल्लन और उसके आदमियों को घेर लिया। उन सब के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। उन सब की आवाज़ काफ़ी दूर तक जा रही थी। यहाँ महक और विकल्प इन आवाज़ों को सुन चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा तो अदिति तो वहीं थी, लेकिन वैशाली कहीं दिख नहीं रही थी। दोनों भागते हुए उस एरिया की तरफ आया जहाँ पर वैशाली अभी गुंडों से लड़ाई कर रही थी। वैशाली को देख विप्लव बोल पड़ा, भाभी ने सुबह कहा था कि ये गुंडों से मारपीट करती है, पता नहीं था कि अभी के अभी दिखा देगी। वैसे मानना पड़ेगा, फाइटिंग तो बहुत अच्छी कर लेती है, क्या कहती हो भाभी? विप्लव की बात सुना अदिति भी मुस्कुरा कर बोलने लग रही, हाँ देखो ना कितने अच्छे से पंच मारा, ये मारा देखो देखो, उस आदमी की नाक लाल हो, कितना मज़ा आ रहा है। ये देखकर एक तरफ विप्लव और अदिति फाइटिंग का मज़ा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महक को घबराहट हो रही थी। उसने विप्लव से कहा, भूलो मत कि अगर इस बारे में तुम्हारे भैया को पता चला तो हम सब के बैंड बज जाएंगे। जाओ जाकर रोको सबको। जिस तरह से वैशाली मारपीट कर रही है, मुझे तो डर है कि वो किसी का खून ही न कर दे। विप्लव मुस्कुराया और फिर वैशाली के पास चला गया। लल्लन जी की वैशाली के साथ लड़ रहा था। उसने वैशाली को एक थप्पड़ मार दिया और उसके बाद भोला चेहरा बनाकर बोला, देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, तुमने ही हमें थप्पड़ मारने के लिए उकसाया। चुपचाप हमारी बात मान जाती और हमारे साथ चलती तो क्या चला जाता तुम्हारा। उस थप्पड़ से वैशाली का दिमाग हिल गया। उसने लल्लन के बाल पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे साथ तो अब हमारी जूती भी नहीं जाएगी, देखते हमको यहाँ से कैसे लेकर जाते हो। वैशाली कुछ करते उससे पहले ही विप्लव बीच में आ गया। उसने लल्लन से कहा, तुम कौन हो और क्यों परेशान कर रहे हो? विप्लव को वैशाली के साथ खड़ा देख लल्लन ने कहा, क्या बात है वैशाली मैडम, तुम हमको तो लगा था कि तुम्हारा वो शहरिया पति तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम तो यहाँ पर दूसरा गई फाइबर में। इस पर वैशाली गुस्सा होकर बोली, जुबान को लगाम दो लल्लन, और हम चाहे जिसको भी फंसाए तुमको उसी काटे तुम यहाँ से चलते बनो, वरना तुम्हारी लार इतना लात पहुँचाएंगे वापस बना। वैशाली आगे बढ़ ही रही थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल लल्लन ने गन लोड करके वैशाली की तरफ तान दी, जिसे देख विप्लव भी घबरा गया। देखो वैशाली, अब बात ऐसी है कि शादी तो हम तुमसे ही करें, चाहे अपनी मर्जी से करें या फिर हमारी मर्जी से। दुल्हन तो तुम हमको हमारी बनना ही पड़े। वैसे इससे पहले एक बार ज़बरदस्ती के दुल्हन बन चुकी है, दूसरी बार हमारी बन जाओ। लल्लन ने अपने आदमियों से कहा, देख कर रहे हो, उठाओ इसे और ले चलो। लल्लन के आदमी आगे बढ़ते उससे पहले ही किसी ने लल्लन के गले पर कोहनी से वार किया और अगले ही पल उसकी बंदूक छीनकर उसी के सामने तान दी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। अगले ही पल महक लल्लन के सामने खड़ी थी। उसने बंदूक लल्लन पर तान दी। चुपचाप अपने आदमियों को लो और यहाँ से निकल जाओ। महक जो चेहरे से नाजुक से प्यारी सी दिखने वाली लड़की थी, उसे इतने खूंखार रूप में देख सिर्फ लल्लन ही नहीं, विप्लव, अदिति और वैशाली भी चौंक गए थे। लल्लन आंखें फाड़ के महक को देख रहा था, जिस पर महक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मुझे पसंद नहीं मेरे पति के अलावा कोई मुझे इस तरह घूर कर देखे। अब चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा।
महक के हाथ में गन थी जिसे देख लल्लन भी डर गया था। उसने अपने आदमियों को पीछे होने का इशारा किया। लल्लन और उसके आदमी वहां से जा रहे थे। ये देख महक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने नज़र उठाकर देखा तो वो अपनी जगह पर जम गई थी। महक के सामने इस वक्त मृत्युंजय खड़ा हुआ था। लल्लन ने लड़ाई के वक्त बंदूक निकाली और वैशाली पर पॉइंट कर दी, लेकिन ऐन वक्त पर महक ने आकर वैशाली और सबको बचा लिया। लल्लन और उसके आदमी वहां से निकल रहे थे, तभी महक ने मृत्युंजय को थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ देख लिया और वो डर गई। मृत्युंजय महक की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस मॉल में गोली चलने की आवाज़ आई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मृत्युंजय के सारे बॉडीगार्ड जल्दी से महक की तरफ आए, लेकिन वो पहुंचते उससे पहले ही महक कहीं गायब हो चुकी थी। मृत्युंजय वहां पहुंचा तो उसने देखा कि विप्लव के बाजू पर गोली लगी थी। उसने विप्लव को संभाला और तुरंत अपने सेक्रेटरी हेड शेख को उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। विप्लव, यू विल बी ऑल राइट। शेख, इसे तुरंत लेकर अस्पताल जाओ। शेख विप्लव को वहां से हॉस्पिटल लेकर गया। मृत्युंजय ने जैसे तैसे अदिति को ढूंढा। अदिति एक कोने में दुबकर बैठी हुई थी। मृत्युंजय को देखते वो बाहर निकली और बोली, सर, वो अंकल महक दीदी को ले गए। अदिति के बात सुन मृत्युंजय परेशान हो गए। उसने अदिति को ध्यान से देखा, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इसलिए मृत्युंजय ने गार्ड को वहां से सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा और अदिति को लेकर सारंग बिरला वापस चला गया। अदिति को सारंग बिरला छोड़ने के बाद मृत्युंजय वापस वहां से कहीं जाने लगा। रास्ते में उसने शोभित को कॉल लगाया। जैसे ही शोभित ने फ़ोन उठाया, मृत्युंजय ने कहा, शोभित, शूट आउट की वजह से अदिति पैनिक कर रही है। तुम अभी के अभी घर जाओ और उसे संभालो। शोभित ने जवाब में कहा, नहीं, मैं विप्लव के साथ अस्पताल में हूँ। घर पर काफ़ी सारे लोग हैं, मैं यहीं विप्लव के साथ रहूंगा। महक के लापता होने पर मृत्युंजय पहले से ही बहुत गुस्से में था। उसने शोभित से कड़क आवाज में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरी बात नहीं मानता। मैंने तुमसे कहा ना, तुम घर जाओ। अदिति को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। विप्लव को संभालने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग हैं। शोभित मृत्युंजय की बात मान गया और वहां से निकल गया। शोभित से बात करने के बाद मृत्युंजय ने राघव को कॉल लगाया। राघव, इन्फिनिटी मॉल के आसपास जितने भी रोड है उन सबको अभी के ब्लॉक करवाओ। महक मिसिंग है, मुझे 1 घंटे के अंदर महक अपने पास चाहिए। राघव भी काफ़ी घबराया हुआ था। उसने ओके बॉस कहकर फ़ोन काट दिया और मृत्युंजय के दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने के लिए चला। थोड़ी देर में मृत्युंजय एक छोटे से ऑफिस के बाहर रुका। वहाँ अमृत भी मौजूद था। मृत्युंजय तुरंत ऑफिस के अंदर चला और अमृत भी उसके पीठ पीछे चला गया। उस ऑफिस में एक आदमी को कुर्सी से बांध रखा गया था। अंदर आते ही मृत्युंजय ने कुर्सी पर बंधे उस आदमी का गला पकड़ लिया। महक कहाँ है? चुपचाप उसका ठिकाना बता दो, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा आज मैं। अमृत ने मृत्युंजय को उस आदमी से दूर किया और कहा, इसे मार डालोगे तो हमें महक का पता नहीं चलेगा। मृत्युंजय ने गुस्से में उस आदमी यानी कि वैभव सोनवानी का कॉलर पकड़ लिया। कहाँ है महक? सच सच बता दो, वरना आज तुम जान से जाओगे। वैभव ने घबराते हुए मृत्युंजय को जवाब दिया, मैंने उसे किडनैप नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे जाने दो। मृत्युंजय गुस्से में पागल हो चुका था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। उसने जवाब में कहा, अगर तुम्हें नहीं पता कि महक कहाँ है तो फिर जिंदा क्यों हो? मृत्युंजय ने महक के ऊपर बंदूक को गोली चलाता उससे पहले ही वैभव के ऊपर बंदूक की गोली चलाता उससे पहले ही मृत्युंजय को एक कॉल आया। मृत्युंजय ने तुरंत फ़ोन उठाकर कहा, हाँ शेख, बताओ, महक का कुछ पता चला? कहाँ है वो? शेख ने घबराते हुए कहा, बॉस, वो लेडी बॉस असम अनिरुद्ध। शेख अटक रहा था। ये देख मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाकर कहा, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कहाँ है महक? मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना है और कोई बकवास नहीं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ा सा रुक कर शेख ने मृत्युंजय को कुछ बताया, जिसके बाद मृत्युंजय ने कहा, ठीक है, तुम हमारे आदमियों को लेकर तुरंत वहां पहुंचो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं।
मृत्युंजय वहाँ से निकल रहा था, तभी अमृत ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ है महक? क्या तुम्हें उसका पता चल गया? मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। इस पर मृत्युंजय ने कहा, महक मेरी बेबी है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मृत्युंजय वहाँ से जा रहा था, लेकिन अमृत फिर भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगर तुम भूल रहे हो तो महक के साथ वैशाली भी गायब है, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, एंड दैट्स फाइनल। मृत्युंजय ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अमृत को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई के आखिरी छोर पर एक बड़ी सी हवेली के अंदर महक को सोफे पर रखा गया आया हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कब से महक को अपने हवस भरी आंखों से घूर रहा था। ये इंसान और कोई नहीं, अनिरुद्ध सारंग था, मृत्युंजय के छोटे दादा का पोता, जिसकी मुलाकात महक के आश्रम में हुई थी। अनिरुद्ध ने महक के गालों पर अपनी उंगलियां रखी और उसे घुमाने लगा। महक को जैसे ही किसी के छुअन का एहसास हुआ, वो धीरे धीरे जागने लगी। जब उसने आंखें खोली, सामने अनिरुद्ध को पाया तो वो घबरा कर थोड़ी पीछे हट गई। दूर रहो, दूर दूर रहो, दूर रहो मुझसे, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम जानते हो अगर तुमने। लेकिन महक आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने महक के बालों को कसकर नोच लिया और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुम्हें पहले ही समझाया था, उस मृत्युंजय को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अगर मेरे पास आ जाती तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन तुमने तो मुझे ठुकरा दिया। पर अभी देर नहीं हुई, मौका है तुम्हारे पास, उस मृत्युंजय को छोड़ दो और मेरी बनकर रहो। महक ने जैसे तैसे ने आप को संभाला और अनिरुद्ध को दूर धकेलते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मैंने तुमसे कहा न, छूने की कोशिश भी मत करना मुझे, मैं तुम्हारे भाई के बेबी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस पर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। शर्म वो क्या होती है मुझे नहीं पता, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तुम भी अब शर्म छोड़ ही दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना मृत्युंजय भी तुम्हें नहीं करता। तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा। अनिरुद्ध महक के साथ बदतमीजी कर रहा था, तभी वहाँ विला के बाहर एक जीप रुकी, जिसमें से चार्ली और रुद्र बाहर निकले। वो दोनों अंदर जा रहे थे, लेकिन गार्ड ने उन्हें रोक दिया। गार्ड को देख रुद्र ने अपनी जेब से बंदूक निकाला और उसे गार्ड को दिखाते हुए बोला, तुम्हें पता हम लोग कौन हैं? देखो बेटा लाल, ज़्यादा टूटनी मचाने की कोशिश मत करो और हमको जाने दो, वरना तुम्हारे पैंट के उस सिर पर गोली मारेंगे कि तुम खुद कंफ्यूजिया जाओगे कि 1 नंबर कहाँ से करे और 2 नंबर कहाँ से। रुद्र की धमकी से वो गार्ड एक दूसरे को देखने लगे और उन दोनों के अंदर जाने दिया। जैसे ही रुद्र ने देखा कि अनिरुद्ध किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वो बोल पड़ा, क्या वे तुम्हारी ये छिछोरी आदत गई ही नहीं? मुझे लगा आप तो सुधर गए होंगे। अनिरुद्ध मुड़ा रुद्र को वहाँ देख मुस्कुराने लगा। रुद्र को देख महक की आंखें भी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब तक रुद्र ने महक को वहाँ पर नहीं देखा था। अनिरुद्ध ने रुद्र को जवाब दिया, जब सामने ऐसी चीज़ होना तो कोई इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख सकता, तुम देखोगे तो पागल हो जाएगा। अनिरुद्ध रुद्र के सामने से हटा तो रुद्र की नज़र सीधे सोफे पर पड़ी महक पर गई। महक को देख वो खड़ा हो गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिसे देख अनिरुद्ध बोला, देखा कहा था ना, ऐसी चीज़ देखकर कौन ही खुद को रोक पाएगा। अनिरुद्ध महक की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख कर कहा, एक कदम आगे बढ़ना इसकी तरफ तो यही के यहीं जान निकाल लूँगा। ये मेरी जाने मन है, इसको छूने की भी कोशिश मत कर। रुद्र की बातों पर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसने रुद्र को धक्का दिया और कहा, ये मेरी महबूबा है, दूर रहो इससे, ये तो मेरी ही होकर रहेगी। रुद्र को अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने धक्का देकर अनिरुद्ध को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अगली बार इसका नाम तक अपने मुंह से मत निकाल, वरना तुम्हारे शरीर में बहुत सारे छेद कर दूंगा। अनिरुद्ध और रुद्र के बीच हाथापाई चल ही रही थी कि तभी अचानक वहां पर गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला आ गया। करीब 20 जितनी BMW उस विला के पार्किंग में आकर रुक गया और सबसे आगे खड़े ASVU में से एक आदमी तेज कदमों से उस विला के अंदर चला आया। ये आदमी कोई और नहीं, मृत्युंजय था। मृत्युंजय को देख महक की आंखों में चमक आ गई।
आ गई। अनिरुद्ध, जो कि अभी महक के पास ही पड़ा हुआ था, उसे देख मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, तुम्हें मौका दिया था अपनी ज़िंदगी आराम से जीने का, लेकिन ये करने पर तुमने मजबूर कर दिया। अगले ही पल मृत्युंजय ने अनिरुद्ध के साथ हाथापाई करने लगा। महक ये सब देखकर काफ़ी घबरा गए। मृत्युंजय तुरंत उसके पास आया और उसे छूते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? डर के मारे महक मृत्युंजय के सीने से लग गई। वो इस वक्त कांप रहे थे। मृत्युंजय ने जब ठीक से महक को देखा तो उसके सर से हल्का से खून आ रहा था। उसके गालों के पास किसी के अंगुलियों के निशान थे। मृत्युंजय को समझने में वक्त नहीं लगा कि यह सब कुछ किसने किया। उसने गुस्से में अनिरुद्ध को एक पल घूर कर देखा और उसके पास जाकर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। अनिरुद्ध को जहाँ चोट लगी थी, मृत्युंजय ने ठीक वहीं पैर दबा दिया। मना किया था तुम्हें कि मेरे सामने दोबारा मत आना, वरना वो हाल करूँगा कि पैदा होने पर पछताओ। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मृत्युंजय कुछ करने वाला था, तभी अमृत ने उसे पीछे खींच लिया। रहने दो, क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो, हमें महक मिल गई ना, अब चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।